Yeah. In today's class, what I have in today's class, I have some significant literary terms: ट्रेजी, कॉमेडी, ट्रिटीज, 20th century लिटरेचर, और उसके बाद के चीजों में आएगा। देखिए, कुछ चीजें मैं बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन करके निकलना चाहूंगा कि व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रेजी कॉमेडी, वी ऑल नो कि जो ट्रेजी कॉमेडी है, ये ट्रेजी कॉमेडी इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा। ट्रेजी कॉमेडी एक ड्रामा है, या जब ड्रामा में, व्हेन इन ड्रामा वी फाइंड both tragic and comic elements, या both tragic and comic actions are presented or imitated, तो उसको हम ट्रेजी कॉमेडी कहते हैं। तो अगर हम बात करें, ट्रेजी कॉमेडी एक तरह का ड्रामा है। ट्रेजी कॉमेडी एक तरह का, आप कह सकते हैं कि ऐसा ड्रामा है जिसकी शुरुआत, अगर मैं कहूँ कि विलियम शेक्सपियर ने किया। और विलियम शेक्सपियर का एक बहुत फेमस प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेजी कॉमेडी। और ट्रेजी कॉमेडी एक ड्रामा में एक नया लिटरेरी जानरा था। ड्रामा में एक नया नया लिटरेरी जानरा था। एंड यू सी कि जब ये ड्रामा शुरू हुआ, तो इसमें जो है ट्रेजिडी, पहले प्योर ट्रेजिडी होता था या प्योर कॉमेडी होता था, लेकिन शेक्सपियर ने ट्रेजिक और कॉमिक दोनों एलिमेंट्स को यहाँ पे लाया, इसलिए इसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। तो इफ एनीवन आस्क्स यू व्हाट इज ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी इज अ टाइप ऑफ प्ले इन विच वी फाइंड द मिंगलिंग ऑफ बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट, जिसमें हम दोनों ट्रेजिक और कॉमिक एलिमेंट्स के मिंगलिंग को पाते हैं, उसको ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। और शेक्सपियर इसके कॉन्सर रहे हैं, उसमें जो है मर्मज्ञ थे, निपुण थे। उनका ड्रामा पेरिक्लिस है, सिम्बेलाइन है, द विंटर्स टेल है। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि फ्लेचर्स का फिलास्टर है। ये सब किसका एग्जाम्पल है? ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है। तो इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछना, ऑलरेडी आपको ये पता है, सब चीजें रही है। ट्रिटीज जो है वो क्या है? ट्रिटीज आपका, अगर देखा जाए तो यह एक तरह का नैरेटिव ऑफ अ लिटरेरी वर्क होता था। ये एक नैरेटिव फॉर्म में होता था, जिसमें ज्यादातर क्या किया जाता था, किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी प्रिंसिपल्स वगैरह का लेकर के बात की जाती थी जो है। जैसे एक ट्रिटीज है ह्यूम का, जो है ह्यूम का फिलोसफिकल वर्क है ट्रिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। जो ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, और बहुत सारा ट्रीटीज जॉन मिल्टन ने भी लिखा हुआ था। और जब ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चला था तो जॉन केवल का भी ट्रीटीज आता है। तो जो ट्रीटीज होता था, ये एक तरह का नैरेटिव होता था, जिसमें एक कोई आइडियोलॉजी ले लिया गया, या या जो है आप कह सकते हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हो गए, उन्हीं को एक्सपाउंड किया जाता था। तो ओरिजिनली अ नैरेटिव ऑफ एनी लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क का वह एक तरह का नैरेटिव होता था। नाउ अ वर्क मेथोडिकली एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सपाउंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अ सब्जेक्ट। लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें क्या हुआ, किसी भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, या किसी भी जो है प्रिंसिपल्स का जो सब्जेक्ट होता था, उसको भी लेकर उसमें बात होने लगी। जिसमें एक एग्जांपल है ह्यूम का, कौन सा है आपका? ट्रीटीज ऑफ ह्यूमन नेचर। ये वाला पोर्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो आई हैव डील्ड इट इन माय प्रीवियस लेक्चर व्हेन आई वाज टेकिंग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर स्पेशली मॉडर्न एज। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि जो 20th century लिटरेचर है, उसको लेकर के बात कही गई है। और 20th century लिटरेचर की जब आप बात करते हैं, तो ज्यादातर 1901 से लेकर 1945 तक मॉडर्न एज आता है। फिर उसके बाद 1945 से आप कह सकते हैं ऑनवर्ड तक पोस्ट मॉडर्न एज शुरू होता है। लेकिन 20th century लिटरेचर का मतलब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, 50 सालों में लिटरेचर में क्या हुआ उसको लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। तो 1914 से 1920 करें, दिस रिव्यू बिगिन एट 1914 both because the year of the outbreak of the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कुछ लोग इसको 1914 से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था। लेकिन अगर सही से देखा जाए तो विक्टोरिया की, क्वीन विक्टोरिया की डेथ जो है 1901 ईस्वी में होती है। और जब उनकी डेथ 1901 ईस्वी में होती है, तो कहा जाता है कि आपका जो विक्टोरियन एज के खत्म होने के बाद जिस एक नए पीरियड का जन्म होता है, वो मॉडर्न एज है। उसी मॉडर्न एज में एडवर्डियन पीरियड आता है, जॉर्जियन पीरियड आता है, वो सब अपनी जगह है। फिर उसके बाद एक और जमाना आता है जिसको हम हाई मॉडर्निज्म कहते हैं, और वो हाई मॉडर्निज्म 1920 से लेकर के 1935 ईस्वी तक चलता रहता है। और 1914 से लेकर 1920 ईस्वी तक थोड़ा बहुत और भी कुछ काम हुआ था,
इसमें छोटी पोयम थोड़ा छोटी-छोटी पोएम्स वगैरह आई थी और 1914 से 20 तक का जो ज़माना रहा वो डब्ल्यू.बी. येट्स का भी रहा है, एज़रा पाउंड का रहा है, टी.एस. एलियट का। इन लोगों ने पोएट्री में या पोएम में बहुत बदलाव लाया और ये ज़माना वार पोएट्स का भी था, जिसमें विल्फ्रेड ओवेन रहे, सी. प्रैट शेज़र रहे, रूपर्ट ब्रूक रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि देयर आर समथिंग व्हिच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि 20th सेंचुरी 1901 से लेकर 1945 तक, लेकिन उसी में जो है छोटे-छोटे ये जाते हैं जॉर्जियन पीरियड, एडवर्डियन पीरियड, ये सब भी ये सब भी आता है। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इस एज में वर्ल्ड वार एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्ल्ड वार और पोस्ट वर्ल्ड वार एक्सपीरियंसेस दीज़ थिंग्स वी फाइंड। और इसमें हम देखते हैं कि डब्ल्यू.बी. येट्स इस समय के जो बड़े राइटरों में शुमार थे, उनमें कौन-कौन से लोग थे, डब्ल्यू.बी. येट्स थे, एज़रा पाउंड थे, टी.एस. एलियट थे, ये सारे के सारे लोग रहे। और 14 से लेकर के 20 तक का ये टाइमिंग रहा है। वार पोएट्स के रूप में भी थे, विल्फ्रेड ओवेन थे, सी. प्रैट शेज़र थे, रूपर्ट ब्रूक थे। 1920 से लेकर 1935 तक का जो टाइम है, अगर देखा जाए तो ये हाई हाई मॉडर्न एज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस समय जो है कुछ इम्पोर्टेंट वर्क जैसे द वेस्टलैंड टी.एस. एलियट का आया था और द टार आया हुआ था डब्ल्यू.बी. येट्स का और द विंडिंग स्टेयर रहा है। इसी में उनका आया था नॉवेल जो है यूलिसिस, आपका आया हुआ था उनका जेम्स जॉयस का आया हुआ था और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट नॉवेल आया था परहैप्स थ्री गुनियास करके था, दैट वाज द वर्क ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। तो ये सब 1922 में आया, इसलिए 1922 को जो है हाई मॉडर्न एज कहा जाता है। और पोइट्री में एक नाम जी.एम. हॉपकिंस का आपको पहले ही पता, उन्होंने कर्टर सानेट के अलावा उनका अपना जो है स्प्रंग रिदम, दिस थिंग्स वी फाइंड। नॉवेल के फील्ड में ई.एम. फास्टर हैं, डी.एच. लॉरेंस हैं और इसके अलावा जो है आप कह सकते हैं कि जेम्स जॉयस रहे हैं, वर्जीनिया वुल्फ रहे हैं। ये सब बड़ा नाम रहा है जहाँ पे आप उनको देखते हैं कि नॉवेल के फील्ड में रहे हुए हैं। तो अगर जब आप मॉडर्न एज की बात करते हैं तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड दीस पॉइंट्स, कोई इससे बड़ा चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें रही। अब उसके बाद एक शब्द आता है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, ये कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है। कॉलरिज ने इस शब्द को इन्वेंट किया हुआ है और किसमें, अपने उनका जो बुक रहा है बायोग्राफिया लिटरेरिया, उसमें चैप्टर नंबर 14 में, चैप्टर नंबर 14 में उन्होंने कौन सी किताब, बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, उसमें एक तरह से एक एक चीज ये करना कि जब इमेजिनेटिव जो वर्ड है, मतलब ये एक तरह का इट इज एन इमेजिनेटिव कॉइनेज बाय कॉलरिज वेयर द रीडर मस्ट बी willing to admit that he or she is about to read a story and a person in the audience must be willing to accept the traumatic conventions of the theater and stage. It describes the desirability of receptivity of a reader to enjoy a work of art. एक्चुअली में जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, इसको अगर आप थियरी के हिसाब से देखेंगे तो थियरी के हिसाब से एक क्रिटिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। इसमें जो है कौन होता है, रीडर सेंटर में होता है, रीडर का रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स ऑफ द रीडर। कि हम जब किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, जब हम किसी ड्रामा को पढ़ते हैं, जब हम किसी नॉवेल को पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड मेकअप हो जाता है कि हम कुछ चीज रिसीव कर रहे हैं, वी आर रिसीविंग समथिंग। तो कॉलरिज इन्वेंटेड इट एंड यूज्ड इट इन चैप्टर 14 इसका बायोग्राफिया लिटरेरिया में। और एक तरह का यह इमेजिनेटिव कॉइनेज है कॉलरिज का, जहाँ पर एक रीडर को एक तरह से मजबूर कर दिया जाता है कि वह स्वीकार करता है कि जो कुछ भी वह पढ़ रहा है वह एक स्टोरी है और वह उस स्टोरी को स्वीकार कर रहा है, चाहे जिस रूप में वो बताई जा रही। तो एक ऐसा सिचुएशन जो है रीडर के सामने क्रिएट कर दिया जाता है कि रीडर उसको अपना रिस्पॉन्स देने लगता है, रीडर उसको रिसीव करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है। तो इट डिस्क्राइब द डिजायरेबिलिटी ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अ रीडर। ये बस ये एक पॉइंट, इट डिस्क्राइब द डिजायरेबिलिटी ऑफ रिसेप्टिविटी ऑफ अ रीडर टू एंजॉय अ वर्क ऑफ आर्ट। कह रहे हैं कि ये ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें रीडर क्या करता है, किसी भी वर्क ऑफ आर्ट को जब वह पढ़ता है तो वह उसको जो है रिसीव करने लगता है, उसकी इच्छा होती है कि वह उसको पढ़े, उसको समझे, उसकी गहराई में जाए। एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। फिर कह रहे हैं when gods descend from heaven we willingly accept that phenomenon because our life is already modeled by religious to accept this phenomena of the coming of God from heaven.
या जैसा उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि कुछ चीजें ऐसी भी है जिसको आप देख नहीं सकते फिर भी यकीन करते हैं। जैसे अगर हमें ये दिखाया जाता है कि ईश्वर आसमान से धरती पर ईश्वर आए, उन्होंने एक ये रूप धारण किया और इस तरह से आए, हम उसको क्या करते हैं, क्योंकि हमारा जो लाइफ है उसमें रिलीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और हमें ऐसा जो है टीचिंग किया जाता है, ऐसा हमें आप कह सकते हैं कि पाला पोसा जाता है कि वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है एंड वी स्टार्ट टू बिलीव। तो इस तरह का भी चीजें रहा है। और ऐसे ही जो है एक, जैसे एक वर्ड आ रहा है क्रॉनिकल प्ले, यहाँ पर क्रॉनिकल प्ले जो है इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा। ये विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, बस आपको इतना समझना है ये चीजें क्या रही है। इफ आई से कि जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है, यह एक तरह का वर्ड है जो कॉलेज ने क्वाइन किया है और इसको उन्होंने किस पे बात की है, अपनी किताब बायोग्राफिया लिटरेरिया में। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 14 है, जिसमें यह एक इमेजिनेटिव कॉइनेज टर्म है और वह उसमें बताते हैं कि जो रीडर है उसकी डिजायरेबिलिटी होती है, वह अपनी डिजायर शो करता है, इच्छा शो करता है क्या चीज का, कि रिसेप्टिव, कि वह चीजों को रिसीव कर रहा, वट एवर ही रीड्स, वट एवर इज गिवन बाई द राइटर टू द रीडर, जो कुछ भी जो है दिया जाता है राइटर के द्वारा रीडर को, वह उसको क्या करता है, वह उसको स्वीकार करता है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन गॉड से डिसेंड फ्रॉम हेवन, या ये सब चीजें तो हम उसमें देख रहे हैं। अब जो क्रॉनिकल प्ले है वह कोई अलग से नहीं है, क्रॉनिकल प्ले हिस्टोरिकल प्ले होता है, जिसमें इट इज अ टाइप ऑफ ड्रामा जो 1590 ईस्वी में आया और अर्ली 17th सेंचुरी में इसका पॉपुलर ज्यादा होता है, जिसमें लाइफ मोनार्क और जो फेमस हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स थे उनको लेकर के लिखा गया। खासकर शेक्सपियर का हेनरी एट है, रिचर्ड सेकंड है, ये सब चीजें लिखा गया जो इंग्लैंड की सिचुएशन को बताता है कि इंग्लिश किंग्स और क्वींस कैसे थे। और जो भी क्रॉनिकल प्ले शेक्सपियर का रहा है वो उन्होंने प्लूटार्क के लाइव से लिया हुआ, प्लूटार्क का जो वर्क लाइव था या हॉलिंसेट का जो क्रॉनिकल था, वहां से उन्होंने क्या किया हुआ, उन सब चीजों को लिया हुआ। तो क्रॉनिकल प्ले मीन्स हिस्ट्री प्लेस, सच प्लेस which subject matter has been taken from the pages of history. Yeah, it deals about English kings, English queens, especially Richard II, Richard III, Richard IV, Edward II, Edward III. These things you see even you can say कि बहुत सारा कुछ लिखा गया। पहला हिस्टोरिकल प्ले क्या था? एडवर्ड सेकेंड था, क्रिस्टोफर मार्लो ने लिखा हुआ था। इसके अलावा है आपका कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। जो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री है, यह एक टाइटिल है जो ब्लैकवुड मैगजीन में पहली बार आया था और यह 19th सेंचुरी राइटर्स के लिए आता है कि कौन से कौन कौन से आते हैं, विलियम हैजलिट है, ले हंट है, शेली है और कीट्स है, इन सब लोगों के लिए आता है, क्योंकि जो है उनका जो डिक्शन है, जो रिदम, वो थोड़ा सा पुअर है कुछ लोगों की नजर में जो है, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। और जो कॉकनी थी एक तरह से ये लोअर क्लास के लोगों को भी यूरोप में कहा जाता था, जैसे अपने यहाँ कास्ट सिस्टम था, ऐसे ही वहां पर भी इशूज रहे हैं। तो कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री, तो जब भी आता कि कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री का एक ग्रुप ऑफ राइटर्स रहे हैं, जिसमें जो है विलियम हैजलिट, ले हंट, शेली, जॉन कीट्स रहे हैं। और ये शब्द सबसे पहली बार जो है कौन सी मैगजीन में आया था? ब्लैकवुड मैगजीन में आया हुआ था। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, ये मैंने पहले भी बताया था कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यह एक ऐसा फ्रेज है जो टी एस एलियट ने कॉइन किया है अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स में। इसमें वो बताते हैं कि पोइट्री लिखने का दो तरीका है, एक है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी और एक है एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है उसमें जो है वी फाइंड द सेपरेशन ऑफ थॉट एंड इमोशन। और उनका एक कहना था इट प्रोड्यूसेस बैड पोइट्री, जब थॉट अलग दिशा में, इमोशन अलग दिशा में चलता है तो उससे बैड पोइट्री का जन्म होता है। दूसरी तरफ एक है आपका कौन है, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और जो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी या यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी वो बहुत मायने रखती है। तो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी यहाँ पे हमें देखते हैं, और एलियट मीन्स इसका कि यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी का मतलब फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन। और यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी मेटाफिजिकल पोएट्स की बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स रही है, उनका इनोवेशन रहा है। दिस इज वाई मेटाफिजिकल पोएट्स स्पेशली जॉन डन हैज बीन एडमायर्ड बाय whom?
जॉन डन हैज बीन एडमायर्ड बाय टीएस एलियट। मे आई नो कि आवाज मेरी जा रही है और आपको लेक्चर समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। That's so we are just talking about who? We are just talking about uh, association of sensibility and dissociation of sensibility। बस हमें ध्यान में रखना है कि एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी यह एक फ्रेज है जो किसने जो है सॉरी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एक फ्रेज है जो टीएस एलियट ने कॉइन किया था अपने क्रिटिकल एज से द मेटाफिजिकल पोएट्स में जो 1921 में आती है। इसी तरह से यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है और जो यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी है इट प्रोड्यूसेस गुड पोइट्री क्योंकि इसमें फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन होता है। इस चीज का यूज जो है जॉन डन ने किया हुआ था और टीएस एलियट ने उनकी बड़ी तारीफ की है और इस तरह की चीजें हम पाते हैं। और हम ये पाते हैं कि जो एलिजाबेथन पोएट्स थे उसमें जो है एक तरह से फ्यूजन ऑफ थॉट और इमोशन नहीं था बल्कि उनकी पोइट्री में थॉट अलग दिशा में जाता है और इमोशन अलग दिशा में जाता है, इसीलिए उनकी पोयम में डिसोसिएशन है ना कि एसोसिएशन है। और उनकी पोइट्री को या उस तरह की पोयम्स को टीएस एलियट बहुत तारीफ नहीं करते। नेक्स्ट वर्ड है फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर। ये कई बार डिस्कस किया जा चुका है। जो ये फ्लैट और राउंड कैरेक्टर एक कॉन्सेप्ट है ईएम फास्टर का, ये आस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवेल में आया हुआ है। और इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। वो कौन सी बात है कि जो फ्लैट कैरेक्टर होता है वह एक तरह से जो है कैसा कैरेक्टर होता है, वह वह जो है एकदम सिंगल आइडिया उसका होता है, उसकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह शुरू से लेकर के जो है एक ही जैसा उसका नेचर होगा। वैसे भी फ्लैट समथिंग आप समझिए कि जो जिसका जो कॉम्प्लेक्स ना हो, वन हु मूव्स अराउंड अ सिंगल आइडिया, जो जो एक ही विचारधारा की एक ही रूप लेकर के एक ही विचार लेकर के पूरे ड्रामा में चलता रहता, पूरे नॉवल में चलता रहता है, जिसके ना विचारों में परिवर्तन होता है, ना एक्शन में, ना थॉट में कोई तब्दीली नहीं आती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम फ्लैट कैरेक्टर कहेंगे। जैसे बहुत सारा मूवी, अगर आप शोले ले लिए, मैंने कई बार एग्जांपल दिया, शोले में असरानी जो है वो क्या फ्लैट कैरेक्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आप कह सकते हैं कॉमिक कैरेक्टर होगा वही फ्लैट कैरेक्टर। ऐसा कैरेक्टर जिसका उस मूवी में कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना हो, कुछ अगर रोल है भी तो उसका एक ही रोल होगा, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, उसकी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ठाकुर की बात करिए, गब्बर की बात करिए, जय की बात करिए, वीरू की बात करिए, बसंती की बात करिए, और जो है क्या नाम है अमिताभ बच्चन की वाइफ जया, समथिंग नाम भूल जाते हैं, तो अगर आप उनकी बात करेंगे तो उन सब लोगों का एक अपना रोल रहा है। लाइफ में चेंजेस आता है, लाइफ में परिवर्तन आता है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तमाम चीजें होती है। लेकिन वहां पे जो रोल अमिताभ बच्चन की मतलब जो वाइफ रही है, रियल जो वाइफ रही है, उनका नाम दैट इज समथिंग क्या करके जया, जो भी रहा है, अभी भी है वो, समाजवादी पार्टी से सांसद भी है। उनका जो रोल रहा है उस मूवी में वो भी फ्लैट था या हाँ संबंध जया बच्चन। या जया जया बच्चन, बच्चन। जया बच्चन, ओके ओके, आई वाज मिसिंग, मुझे बार बार जया बादुड़ी पता नहीं क्या नाम है याद आ रहा था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, थैंक यू इसके लिए। असल में उम्र भी हो चुकी है, 100 के पार कर चुकी है ना, तो बोलना, हाँ इसलिए तो फिर उसमें आप देखेंगे कि फ्लैट एंड राउंड कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट अगर आप देखेंगे तो आई एम गिविंग यू दीज एग्जांपल्स बिकॉज यू हैव सीन दीज मूवीज। अगर आप वो जैसे हैमलेट, अगर आप ड्रामा पढ़े होंगे, हैमलेट ड्रामा में सारे कैरेक्टर आपको जो है क्या मिलेंगे, दो को छोड़ करके सब में राउंड कैरेक्टर है। लेकिन अगर आप ओफिलिया को देखेंगे तो ओफिलिया का लगभग लगभग एक ही नेचर है, वो कुछ कर नहीं, उसको ऐसा दिखाया गया मीक माइल्ड, देन शी कमिट सुसाइड, मतलब इस तरह से। और एक जो कैरेक्टर होरेशियो है वो भी ड्रामा में शुरू से लेकर अंत तक केवल हैमलेट के अटेंडेंट के रूप में काम करता है और कोई उसका कैरेक्टर नहीं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं वे सबके सब क्या होते हैं, वे सबके सब जो है फ्लैट कैरेक्टर कहे जाते हैं। वे सिंपल होते हैं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, they have they move around a single idea, there is no ups and downs and no complexity, no psychological issues,
तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ रहा होगा। जबकि जो राउंड कैरेक्टर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होते हैं, उनमें बहुत सारा चेंजेस आता है, थॉट का, एक्शन का, आइडियाज का, उनके अपने ड्रेसिंग का, तमाम उसमें चेंजेस आते हैं। तो उनमें जो है हो सकता है कि ब्रेवरी भी दिखाई जाए, उनमें हो सकता है कि जो है उनके कैरेक्टर में बहुत सारा उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स भी आता है। तो देयर आर सम कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर एंड दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। तो जो राउंड कैरेक्टर होता है वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, दे आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, दे डोंट मूव अराउंड द सिंगल आइडिया, दे हैव द मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल आइडियाज, अप्स एंड डाउन्स वी फाइंड। चाहे आप हैमलेट की बात कर लीजिए, गर्ट्रूड की बात कर लीजिए, और जो है हैमलेट का चाचा है क्लाउडियस, उनकी आप बात कर लीजिए, ये सब के सब कैसे कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और या राउंड कैरेक्टर। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स एंड राउंड Yes, sir. या फ्लैट एंड राउंड। Yes, sir. ओके, नाउ यू फाइंड कि एक्शन है। एक्शन जहां तक हम बात करते हैं, हम सारे लोग जानते हैं कि एक्शन कुछ नहीं है, एक्शन का मतलब परफॉर्मेंस होता है। ड्रामा में ये कहा जाता है कि अगर ड्रामा में एक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है, विदाउट एक्शन देयर इज नो ड्रामा, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। तो एक्शन का मतलब जब कोई घटना, कोई इवेंट, कोई कहानी जब हम उसको परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, प्ले करते हैं, तो वह घटना, वह कहानी एक्शन में तब्दील हो जाती है। तो एक्शन इज व्हाट, एक्शन इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा, विदाउट एक्शन देयर इज नो ड्रामा एट ऑल। तो यह, और जब उसी एक्शन को, उसी स्टोरी को हम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंट करते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म में कर लेता, प्लॉट की शक्ल अख्तियार कर लेता है। आई थिंक यू गॉट। Yes, sir. या ओके, थोड़ा सा Yeah. मैं ले चल रहा हूँ फास्ट, कारण है कि कुछ ऐसा इसमें है नहीं बहुत ज्यादा जो उसी पे गाते बजाते रहे। नाउ यू फाइंड द नेक्स्ट वर्ड, एनाग्नोरिसिस। इसको भी मैंने पहले डील किया था। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है कि डिस्कवरी। किस तरह का डिस्कवरी? इन अरिस्टोटल मीन डिस्कवरी आर रिकॉग्निशन लीडिंग टू टर्न इन द एक्शन। कह रहे हैं कि एनाग्नोरिसिस जो होता है यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब एक्शन किधर मूव कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज, इसका संबंध पेरिपीटिया से भी होता है कि अचानक जो है सडन चेंज इन द एक्शन, एक्शन में सडन चेंज होना, दैट इज द पेरिपीटिया, दैट इज द रिवर्स गियर। पेरिपीटिया का मतलब सडन चेंज ऑफ योर फॉर्च्यून। अब आप पहले आपका भाग्य लकी वाला था लेकिन अब आप अनलकी हो गए। जैसे अगर बाई द वे हैमलेट का परिवार में सब कुछ सही चल रहा है, हैमलेट सोचता है कि उसके फादर की मौत हो गई है, लेकिन जब किंग हैमलेट का गोश्त आता है, मर्डर किया गया, तो यहीं से हैमलेट की लाइफ में टर्निंग पॉइंट होता है। और कैसे टर्निंग पॉइंट होता है? वो अपनी बिलव्ड ओफिलिया को छोड़ देता है, अपनी माँ से लड़ाई झगड़ा करने लगता है, चाचा को अपना शत्रु मान लेता है और बदले की आग में जलने लगता है। अब उसके जीवन का एक ही मिशन है, आई हैव टू टेक रिवेंज, आई हैव टू किल माई अंकल बिकॉज माई अंकल इज द मर्डरर ऑफ माई फादर। तो ये सोचिए कि एक तरह से शुरू में ऐसा लगता है कि हैमलेट की लाइफ सब कुछ बेहतर चल रही है, मैकबेथ का सब कुछ बेहतर चल रहा है, युद्ध के मैदान में लड़ रहे हैं, लड़के वापस आ गए और उनका स्वागत थ्री विचेस ने किया, राजा ने भी भेजा उनको स्वागत करने के लिए और उनको देन ऑफ कार्डर, देन ऑफ ग्लेमिस की पदवी दी गई। राजा खुद उनके महल में जाता है उनके निमंत्रण पर, बट उनके दिमाग में अब एक बीमारी चल रही। वह बीमारी कौन सी? कि मुझे राजा बनना है। उसके लिए वो किंग डंकन का मर्डर कर देते हैं, ठीक है, तब भी आगे बढ़ते जाते हैं, बैंकों का मर्डर कर देते हैं, तब भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जब उनको लगता है कि किंग डंकन का मर्डर और बैंकों का मर्डर, यह मैंने गलत किया, और यहीं से उनका भाग्य जो है क्या होता है, टॉपसी टर्वे होता है और वह बैक गियर लेता है। जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता है, अब वही बहुत तेजी के साथ पतन होता है। तो जब उस सिचुएशन का पता चलता है तो उस सिचुएशन को इनाग्नारिसिस कहा जाता है। और जो पतन होना प्रारंभ होता है या जो है रिवर्स गियर लगता है, वह चीज क्या होता है? पेरिपीटिया होता है। तो दोनों शब्दों को हमें जानना है कि एनाग्नारिसिस मीन्स डिस्कवरी। किस चीज की डिस्कवरी? डिस्कवरी और रिकॉग्निशन कि इस वजह से हमारा भाग्य जो अच्छा था, जो ऊंचाई की ओर चल रहा था, इस वजह से अब वो पतन की ओर आ रहा है। तो जब उसकी का पता चलता है तो उस कारण को क्या कहा जाता है? उस कारण को जो है एनाग्नारिसिस कहा जाएगा।
लेकिन जब पता चल गया अब और आपका भाग्य पतन की ओर आ रहा है तो वो सिचुएशन पेरीपीटिया हो जाएगी। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई हैं। और यही चीज जो है क्या होता है ट्रेजिडी में डिनाउमेंट को लाता है। इट इज रिगार्डेड एज द टेस्ट ऑफ अ ड्रामेटिस्ट स्किल व्हाइल इट इन्वॉल्व सरप्राइज इट मस्ट सजेस्टिव इनिविटेबली, कह रहे हैं कि और यही क्या होता है अचानक सरप्राइज लाता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा था फिर बुरा होने लगता है, और यह कहीं ना कहीं देखा जाता है कि इनिविटेबल है, खासकर ट्रेजिडी में यह इनिविटेबल है। और डिनाउमेंट जो है क्या होता है कि आप कह सकते हैं कि एक कैलामिटी, या आप कह सकते हैं कि एक ट्रेजिक सिचुएशन विच बिकम द कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द हीरो, एक ऐसा सिचुएशन हम देखते हैं खासकर कि ट्रेजिडी में। तो आई थिंक कि आपको एनाग्नोरिसिस, पेरीपिटिया और डिनाउमेंट समझ में आ गया तीनों वर्ड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फिर उसके बाद एक वर्ड आया एसोसियनिज्म। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ऐसा नहीं है। एसोसियनिज्म का मतलब ही एसोसिएशन से होता है। एसोसिएशन का क्या मतलब है? एसोसिएशन का सिंपल सा मतलब कि संगठन किसी भी चीज का बनाना। कई तरह के एसोसिएशन बने हैं, जैसे कॉलरिज का वर्ड्सवर्थ का एसोसिएशन बना था, उनके साथ जो है आपके जो है कौन से रहे हैं, उनके साथ आपके डोरोथी वर्ड्सवर्थ रही। तो ये एक एसोसिएशन रहा है। एक एसोसिएशन आपका था लेक पोएट्स का, उसमें 3 लोग आए हैं। या अगर आप एक एसोसिएशन देखेंगे जॉन कीट्स का है, लॉर्ड बायरन का है, और आप कह सकते हैं कि पीवी शेली का है। इस तरह के तमाम एसोसिएशन, तो एसोसिएशन कोई वो नहीं है, किसी का भी एसोसिएशन, नॉवलिस्ट का एसोसिएशन हो सकता है, पोएट्स का हो सकता है, किसी एक एज में एक पार्टिकुलर विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का एसोसिएशन हो सकता है। तो कोई ये बड़ी चीज नहीं है। एटिक स्टाइल, एटिक रिफर्स टू एन एंशियंट ग्रीक डायलेक्ट। करें एटिक जो है एंशियंट ग्रीक में एक लोकल बोली को कहा जाता था, स्पोकन इन एथेंस, जो एथेंस में बोली जाती थी। और एटिक का मतलब होता है प्योर सिंपल पॉलिश्ड स्टाइल। प्योर सिंपल और पॉलिश्ड स्टाइल को एटिक कहा जाता है, जो हम ग्रीक राइटर्स में पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। एटिक जो है क्या है, यह एक तरह का जो है ग्रीक वर्ड है जो वहां की लोकल बोली में यूज किया जाता था, खासकर एथेंस में। और इसका मतलब क्या होता है प्योर सिंपल और पॉलिश्ड स्टाइल, जो है उसको एटिक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है बैरॉक। बैरॉक एक टर्म है जो फैंटास्टिक चीजों को लेकर के आता है, फैंटास्टिक वर्ड। और इसका जो यूज किया जाता था डिकोरेशन इन आर्ट, द रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव अटेंशन टू टेक्निकल परफेक्शन इन अ पार्टिकुलर फॉर्म within a limited scope. In practice, it led to the development of Euphuism. It has been extended to include literary works that recreate in one culture a form of activity created in another culture distant in a time or space. अरे मैंने रीडिंग किया, लेकिन आप सिंपल वर्ड में आप ऐसा समझिए कि जो बैराक है यह एक ऐसा टर्म है जो अप्लाई किया जाता है कहाँ पे, फैंटास्टिक ओवर। किसी भी चीज को बहुत मैग्निफिसेंट ढंग से, किसी भी चीज को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना, सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में सजा करके डिकोरेटिव फॉर्म में। और इसीलिए इसका संबंध कहाँ पे रहा है, डिकोरेशन से रहा है, कहाँ पे, आर्ट में। और जिसकी वजह से क्या होता था, लोगों का एक्सेसिव अटेंशन होता था उनके टेक्निकल पैटर्न पर कि इन्होंने कौन सी टेक्निक अपनाई इस चीज को सजाने के लिए। तो ये बैराक जो है कभी कभार किताब के कवर पेज के लिए भी कभी कभार आप देखेंगे काफी कुछ सजा धजा करके उसको प्रेजेंट किया जाता था, और तमाम चीजें जो है ये चीजें हम पाते रहे बैराक। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपको जो है। और बाद में जो है इसी तरह की स्टाइल की वजह से बहुत सारी फैंटास्टिक जो है क्रिएटिविटी की रचना भी हुई है। इसमें यूफिज्म वगैरह की बात करते हैं। बर्लेस्क है, बर्लेस्क एक तरह का ह्यूमर होता है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का लो बर्लेस्क और हाई बर्लेस्क भी होता है। एट फर्स्ट इम्प्लाइड अ रॉबस्ट टाइप ऑफ ह्यूमर, यह एक तरह का ह्यूमर होता है। एंड देन टू अ लिटरेरी मेथड इन द लेटर सेंस इट इज यूज्ड फॉर पोइट्री, और कभी कभार पोइट्री में, ड्रामा में भी इसका यूज किया गया, कस्टम को लेकर, इंस्टीट्यूशन को लेकर या लिटरेरी टाइप्स को लेकर के। ये सारी चीजें हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप जब लो बर्लेस की बात करते हैं या हाई बर्लेस की बात करते हैं तो उसका भी कई चीज वर्ड आता है, पैरोडी है, ट्रावेस्टी है, उन सब चीजों में। जैसे एक तरह का अगर मैं ये बात करूं कि जैसे अगर बर्लेस की बात करिए तो लो बर्लेस और हाई बर्लेस जो ये शब्द है, जैसे रेप ऑफ द लॉ है। अगर रेप ऑफ द लॉ की आप बात करेंगे तो यह एक तरह का बर्लेस है, लेकिन ये जो बर्लेस है
ये किसका है? इट हैज बीन कॉपीड फ्रॉम पैराडाइज लास्ट, स्टाइल उसका लिया गया है। लेकिन ये लो बर्लेस का एग्जांपल होगा। क्यों लो बर्लेस का एग्जांपल? इसलिए लो बर्लेस का एग्जांपल है कि जो एक ग्रांड वर्क था, उस ग्रांड वर्क को रिडिकुलस फॉर्म में प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो बर्लेस एक ऐसा होता है जिसमें बहुत अच्छे काम को, बहुत ग्रांड वर्क को लो फॉर्म में, या उसकी स्टाइल को किसी किसी जो है आप कह सकते हैं कि माइनर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उस स्टाइल को एडॉप्ट किया गया हो, जो किसी ग्रेट वर्क में यूज किया गया था। जैसे मिल्टन का जॉन मिल्टन का पैराडाइज लास्ट एक ग्रेट वर्क है, उसमें जो स्टाइल है वो ग्रांड स्टाइल है। उसी एपिक स्टाइल को आपके जो है अलेक्जेंडर पोप ने उसको इमिटेट किया और रेप ऑफ द लॉक लिखा। लेकिन रेप ऑफ द लॉक का जो सब्जेक्ट मैटर है वह रिडिकुलस है, वह माइनर है। तो उसमें एक तरह का क्या, उसमें एक तरह का ह्यूमर है। तो इस तरह की जो कॉपिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसको लो बर्लेस कहा जाता है। लेकिन अगर कोई क्रिएशन ऐसा हो जो लो हो, लेकिन उसको बहुत हाई ढंग से प्रेजेंट किया जाए, तो वह किसका एग्जाम्पल होगा? वह हाई बर्लेस का एग्जाम्पल होगा। जैसे मैक टेक्नो वगैरह यहाँ पे दिया गया है। These things we find Dan Juan, all these things you can just see यहाँ पे। तो आई थिंक यू केम टू नो अबाउट बर्लेस। आपको बस इतना समझना है कि ये एक तरह का टाइप ऑफ ह्यूमर है। और जब हम बर्लेस की बात करते हैं तो आने आने वाले समय पोइट्री और ड्रामा में इसके माध्यम से कस्टम्स को, इंस्टीट्यूशंस को, लिटरेरी टाइप्स को में भी एक रिडिकुलस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए किया गया। इसका दो चीज होता है, लो बर्लेस होता है और हाई बर्लेस होता है। इसका एक उदाहरण आपको दिया। कैथारसिस, ऑलरेडी आपको पता है कि जो कैथारसिस है, परगेशन, प्यूरिफिकेशन, इमोशनल वॉश, और यह ग्रीक ट्रेजेडी का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिसमें होता क्या है कि जब कैरेक्टर बहुत ज्यादा सफर करते हैं तो कैरेक्टर की सफरिंग को देखकर रीडर्स में जो है दया की भावना उत्पन्न होती है, पिटी और फियर या पिटी एंड टेरर की भावना उत्पन्न होती है। जब यही पिटी और टेरर जो है अपने सबाब पे पहुंचता है, अपने उरूज पर पहुंचता है, तो वह कैथारसिस की शक्ल में आंसुओं के रूप में बाहर निकलता है। तो दिस इज व्हाट दिस इज कैथारसिस। If anyone asks you what is catharsis, catharsis is purgation, purification और इमोशनल वास। इसका संबंध साइकोलॉजी से है, अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है। और इसका अगर आप देखेंगे, आई जस्ट टोल्ड यू कि व्हेन कैरेक्टर्स परफॉर्म एंड व्हेन कैटास्ट्रॉफ कम, या व्हेन एनी कैलामिटी कम, व्हेन दे सफर ऑन स्टेज, वी फाइंड दैट कि जो spectators are, they are also human beings, and they just find ki what is happening on the stage, the same thing can also happen in the life of any person। तो उनके अंदर जो भावना जन्म लेती है वो पिटी और फियर की भावना होती है। पिटी, दया, दया क्यों उत्पन्न होती है? एक इंसान दूसरे इंसान पर दया दिखाता है जब वो देखता है कि वह संकट में है। फियर क्यों उत्पन्न होता है? इसलिए होता है वो सोचता है कहीं ये चीज मेरे साथ भी ना हो जाए। तो पिटी और फियर की ये भावना रही है। और ये सारा चीज हमने बहुत अच्छे रंग से अपने प्रीवियस लेक्चर में जब मैंने पहली बार लिटरेरी टर्म्स का क्लास लिया था, 32 क्लास मैंने लिया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करके मैंने बताया है। तो मैं जैसे ही एक दो दिन बाद जब मैं खत्म करूंगा तो मैं उसके सारे, मेरे पास पीडीएफ फाइल नोट्स है, मैं सब भेज दूंगा। और उसका लेक्चर भी मैं एक साथ भेजूंगा। मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही भेजूँ, तो आपको जिसको जिसको देखना होगा उसको देख लेता है उसके बाद। तो मेरे ख्याल से कैथारसिस आपको समझ में आ गया। Yes, sir. नाउ यू फाइंड कोरस। कोरस जो है एक ग्रुप ऑफ क्या होते हैं? कोरस ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट होते थे, नॉट ड्रामेटिस्ट सॉरी, अ ग्रुप ऑफ सिंगर होते थे जिनका यूज पहले चर्च में किया जाता था। अ ग्रुप ऑफ सिंगर हु हैज बीन यूज्ड इन चर्च टू एडमायर गॉड एंड दे यूज्ड टू सिंग सम हिम्न। वे जो कुछ भजन गाते थे, ईश्वर की स्तुति करते थे, ईश्वर की वंदना, और एक ग्रुप डांस होता था या ग्रुप सिंगिंग होता था। लेकिन बाद में कोरस का यूज ड्रामा में भी किया गया, और कोरस जो है क्या करने लगे? एक लिंकिंग का काम करने लगे, जोड़ने का काम। किसको जोड़ने का काम? कैरेक्टर को और दर्शकों को जोड़ने का काम करने लगे। कोरस जो है क्या करते थे? इंट्रोड्यूस करते थे कि कौन सा कैरेक्टर आने वाला है, उसका क्या रोल है, ड्रामा की थीम क्या है, ड्रामा किसके बारे में, ये सब चीजों को लेकर के बात होती थी। तो यह क्या होता था? एक ग्रीक ड्रामा ने में रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ मेन और वुमेन
ऑफ लोअर रैंक, और किस तरह के होते थे, लोअर रैंक होते थे, द चीफ कैरेक्टर्स बट आर इंटरेस्टेड इन देयर डेस्टिनीज एंड एक्सप्रेस themselves in song. These things we see, these things we find. The group occupied the orchestra before the stage and was led by the Coriphaeus who participated in the dialogue. The function of the chorus is of an ideal spectator. That is the point कि ये सब चीजें रहा है। तो मैं यहीं तक करूंगा। आई विल टेक 1 or 2 क्लासेस और जो है, क्योंकि शब्द ज्यादा हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। ये जरूरी नहीं कि हम 1 घंटा पढ़े, जरूरी है कि जो भी पढ़ा गया है, आज तो हम लोगों ने बहुत सारे शब्द को कवर किए, वो क्लियर हो जाए और आप उसको और रिवाइज कर लें। तो इससे रिलेटेड सारी चीजें हम एक बार बता चुके हैं, बट मुझे लगता है कि शायद मैं 2 क्लास और लूंगा, क्योंकि 27 पेज दिखा रहा है, तो 33 पेजेस टोटल है, 27 पे हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। मैं ये भी कवर कर दूं जो 27 वाला क्लाइमैक्स। आपको पता है कि जो क्लाइमैक्स है वह किसी भी प्ले में जो है क्या होता है कि जब कोई कहानी अपनी ऊंचाई पर एकदम पहुंचती है और वहां से उस कहानी का डाउनफॉल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कहते हैं। और ज्यादातर यह एक्ट थर्ड से शुरू होता है। इन अ प्ले आर स्टोरी इट इज अ डिसीजिव मोमेंट, जहां से जो है डिसीजिव मोमेंट होता है कि अब क्या होगा ड्रामा में। और इज द ड्रामेटिक कॉन्फ्लिक्ट विच लीड्स टू अ रिवर्सल ऑफ द एक्शन, जहाँ पे जो है एक्शन का रिवर्सल होता है। जो एक्शन अभी बहुत तेजी के साथ बढ़ता जाता था या किसी कैरेक्टर का बहुत तेजी के साथ प्रोग्रेस होता था, जब उसका डाउनफॉल दिखाना शुरू होता है, जिसको हम पेरीपीटिया कहते हैं, तो वहीं से जो है क्या होता है, क्लाइमैक्स, मतलब वो कहानी का क्लाइमैक्स, अब उसका डाउनफॉल होगा। और इन अ 5 एक्ट प्ले, स्पेशली ये जो 5 एक्ट प्ले है, 5 अगर कोई प्ले 5 एक्ट है तो उसके थर्ड एक्ट में जो है क्लाइमैक्स अपने क्रूज पर होता था। हमेशा थर्ड एक्ट के बाद जो है कहानी का डाउनफॉल होता है। जैसे अगर आप देखिएगा मैकबेथ का भी डाउनफॉल लगभग लगभग थर्ड एक्ट से शुरू हो जाता है। जब वो किंग डंकन का मर्डर तो फर्स्ट एक्ट में, उसके बाद जैसे ही उसने मर्डर किया मैकडफ के बीवी और बच्चे का, वहां से उसका उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। कॉमेडी हम लोगों को पता है कि एक तरह का कॉमेडी जो है एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है, इसमें हम लोग कॉमिक एक्शन पाते हैं। और ग्रीक कॉमेडी है, शेक्सपियरियन कॉमेडी है, सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी, एलिजाबेथन कॉमेडी उसी को कहा जाता है, या शेक्सपियरियन कॉमेडी कहा जाता है। और इसके अलावा फार्स भी होता है जो कॉमेडी का एक रूप भी है, मास्क भी है। तो और अगर बात करेंगे आप तो कह सकते हैं कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। और बाद में ब्लैक कॉमेडी का भी कॉन्सेप्ट आया है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड से भी कुछ जुड़ा हुआ, या कॉमेडी ऑफ टेरर, या आप कह सकते हैं कि एक वर्ड और अभी यूज किया गया था जिसमें थ्रेटनिंग वगैरह, कॉमेडी ऑफ मीनेस वगैरह हम देखते हैं। तो व्हाट आई वांट टू से कि कॉमेडी अलग से ऐसा कुछ नहीं है। कॉमेडी एक तरह का टाइप ऑफ ड्रामा है। ब्रॉडली ड्रामा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी। इन कॉमेडी देयर इज कॉमिक एक्शन, there is happy ending, comedy ends in churchyard, it has marriage, love, especially Shakespearean or romantic comedy, use of music, beauty, imagination, emotion, feelings, concept of utopia, singing, music, dancing, merry making life, these things we find खास करके शेक्सपियरियन कॉमेडी में। लेकिन जब आप ग्रीक कॉमेडी की बात करते हैं तो ग्रीक कॉमेडी में ये चीज नहीं रही, वहाँ पे विट रहा है, सटायर रहा है, और वहाँ भी लो कॉमेडी और हाई कॉमेडी का कॉन्सेप्ट था। वहाँ रिडिकुलस सब्जेक्ट मैटर होता था और कॉमेडी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया जितना ट्रेजिडी को। और वो जो कॉमेडी होती थी वहाँ पे ज्यादातर ऐसी होती थी जिसमें जो है आप कह सकते हैं कि माइनर सब्जेक्ट मैटर लेकर लस्ट हो गया, पैशन हो गया, इमोरलिटी को लेकर के चीजें दिखाई जाती थी जो है। तो इस तरह की चीजों को लेकर के कॉमेडी में रहा है, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं। कॉमिक एलिमेंट होता है कि किसी भी ड्रामा में, ट्रेजिडी में अगर आप कोई कॉमिक सीन डाल देते हैं तो दैट इज इंटरल्यूड और कॉमिक एलिमेंट या कॉमिक सीन होता है। जैसे पोर्टर सीन हो गया मैकबेथ में, ग्रेव डिगर सीन हो गया हैमलेट में। कॉस्मिक पोइट्री या कॉस्मिक ट्रेजिडी, जो कॉस्मिक पोइट्री या कॉस्मिक ट्रेजिडी है, इन दिस द सब्जेक्ट मैटर इज बेस्ड फ्रॉम its murder is to something that is world embracing in scope. In poetry the appeal to the fundamentals of faith, not of an individual. कुल मिला करके जो है, जो कॉस्मिक ट्रेजिडी या कॉस्मिक पोइट्री है, वह एक तरह का एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें पूरे के एक इंडिविजुअल को ना लेकर के, जिसमें वो पूरा एक समाज को रिप्रेजेंट करता है,
उसमें पूरे ब्रह्मांड का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, पूरा एक थियरी ऑफ इवोल्यूशन आ जाता है। उस तरह की चीजें जो है देखने को मिलता है, वो बड़े लेवल पे होता, माइक्रो में नहीं होता। वो कहीं से भी आप बल्कि माइक्रो में उसको आप समझने की कोशिश करिए। तो these things will be fine. Correct कि chiefly King Lear and Macbeth are striking instances of cosmic tragedy, जो बड़े लेवल पे सब्जेक्ट मैटर को या चीजों को प्रभावित करता है। डिकेडेंस, डिकेडेंस एक तरह का क्या था, एक डिकेडेंस आपका एक मूवमेंट था जो एस्थेटिसिज्म के अगेंस्ट में था, और जो डिकेडेंस था ये रियलिटी को, सोशल बिहेवियर को लेकर के बात करते करें। इट इज अ टर्म ऑफ रिसेंट यूजर्स, इट यूजुअली अप्लाई टू द पोस्ट रोमांटिक पोएट्स। जो रोमांटिक एज के बाद जो पोएट्स आए थे, नॉवलिस्ट आए थे, खासकर 19 सेंचुरी में, और जिसमें जो है ज्यादातर मारपीट और अनकन्वेंशनल सोशल बिहेवियर रहा था, और मॉरल्स की बात करते थे, एस्थेटिक टेम्परामेंट उनका अलग था जो है, और वे जो है वे फॉर्म की बात करते थे कंटेंट की तुलना में। तो वो जो मूवमेंट था उसको हम लोगों ने क्या कहा, उसको हम लोगों ने डिकेडेंस कहा है। और इसमें ऐसे लोग थे जैसे वो बहुत ज्यादा, जैसे इसमें बार्डलेयर की बात है, ऑस्कर वाइल्ड की बात है, ये सब लोग जो है डिकेडेंस के, मतलब जो ऐसे राइटर जो रियल लाइफ को लेकर के बात करते थे, रियलिटी की बात करते थे, रोमांटिक लाइफ से दूर रहते थे। तो रोमांटिक एज के बाद ऐसे कुछ नॉवलिस्ट आते हैं, कुछ राइटर्स आते हैं जो पोइट्री में, ड्रामा में उस तरह की चीजों को दिखाना चाहते हैं, जिसमें ऑस्कर वाइल्ड का एक बड़ा बड़ा नाम है, द पिक्चर ऑफ डॉरियन ग्रे उनका वर्क है, और भी रहा है। तो हम उनकी बॉड लेयर की हम लोग बात करते हैं। तो यह एक मूवमेंट था जो कि किसके अगेंस्ट में था, रोमांटिक, आप कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म के अगेंस्ट में, इमेजिनेशन के अगेंस्ट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी के अगेंस्ट में, कि हर जगह केवल काल्पनिक दुनिया है, रियल दुनिया नहीं है। तो रोमांटिसिज्म के पतन के बाद इस मूवमेंट का आगमन हुआ, इसको डिकेडेंस था, जो वास्तविकता के धरातल पर था, वास्तविकता की बात करने लगा, मॉर्बिड रियलिटी की बात। This is the point. So I would like to conclude here and hope कि within 2 lectures I will complete it. If I get time तो कल तो एक मैं कराऊंगा, हो सकता है कल ही मैं खत्म कर दूं। If I get time मैं आपको मैसेज करूंगा, अगर कोई भी होगा चीज तो मान चलिए कि 12 बजे के अंदर अंदर मैं प्राप्त मैं